हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज का जो चैप्टर है, ये चैप्टर है स्टैंडर्ड 7 के हिस्ट्री का चैप्टर 1, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इंडियन हिस्ट्री को शुरू से फर्स्ट स्टेज से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने ये कोशिश की है कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इजीली आप लोग को समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। देखिए, हिस्ट्री कहने के लिए ज़्यादातर बच्चे लोगों को बहुत ही बोरियत वाला सब्जेक्ट लगता है, लेकिन ज़रा सा हिस्ट्री में अगर आप लोग ज़रा सा शुरुआत करोगे ना, तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें बेसिकली कहानी है। ये कहानी है हम लोगों की। ये कहानी है हम लोगों ने, इंसान ने जीवन शुरुआत कैसे किया। ये कहानी हम सभी की कहानी है। आज हम जिस रूप में जी रहे हैं, ये रूप तो पहले नहीं था। तो आज जिस रूप में आए हैं, ये क्या एक बार में आ गए? नहीं, ये धीरे 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 करके हम लोगों ने आज के रूप को लेने के लिए हजारों रूप परिवर्तित किए हैं। बहुत सारे रूप से हम लोग ट्रांसफॉर्म किए अपने आप को, एक रूप से दूसरे रूप, एक अवस्था से दूसरे अवस्था, एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में, तब जाकर आज जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन की शुरुआत हुई है। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। वो है एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो एंशिएंट पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 600 बीसी से, ध्यान रखना है, 600 बीसी से 800 सीई तक है। एक्चुअली ये जो टाइम पीरियड है ना, ये अलग अलग जगह अलग अलग है। कहीं कहीं पर 600 बीसी से 600 सीई तक भी है। तो याद रखिएगा, मैं ज़रा बता दूं, ये जो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन एरा, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से ये बीसी शुरू हुआ है। उनके जन्म को हम लोग ज़ीरो वाला ईयर मानते हैं, उनके बाद से हम लोग उस ईयर को काउंट करते हैं। जैसे भी 2022 चल रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2022 एडी या फिर सीई, मतलब उनके जन्म के बाद से 2022 साल हो गया है और 2022वां साल चल रहा है। तो और बीसी का मतलब 600 साल उनके जन्म से पहले। चलिए, ये हो गया 600 बीसी से 800 सीई तक। याद रखिएगा, ये डेट अलग अलग जगह अलग अलग हैं, अलग अलग दिखाए जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में किसी के पास 100% एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कैलकुलेटेड है, हिस्टोरियंस ने पढ़ने के बाद, समझने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये डेट हम लोग को दिए हैं। तो ये चेंज हो सकते हैं, क्योंकि इसका किसी के पास 100% प्रूफ नहीं है। तो एंशिएंट पीरियड का टाइम हो गया 600 बीसी से 800 सीई तक, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के 600 साल पहले से लेकर जीसस क्राइस्ट के जन्म के 800 साल बाद तक। इसके बाद है जो मेडिवल पीरियड है, वो 800 से 1300 सीई तक है। और मॉडर्न पीरियड जो है वो 1300 से 1947 तक है। चलिए, ये तो टाइम पीरियड का हो गया, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो इसके बाद बेसिकली इस चैप्टर के हिसाब से हम लोग को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, वो पढ़नी है कि मेजर डेवलपमेंट्स क्या हुए, चेंज इन एवरी स्फेयर, दैट मीन्स पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक। भारत में बेसिकली ये जो मेडिवल पीरियड का समय आया, इस समय बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि एंशिएंट पीरियड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया था लोगों के सामाजिक जीवन में, पॉलिटिकल जीवन में, इकोनॉमिक जीवन में। ज़्यादातर बड़ा चेंज आया मेडिवल पीरियड में ही चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आया। मेनी राजपूत किंगडम्स केम अप इन इंडिया। मेडिवल पीरियड में ही बहुत सारे राजपूत किंगडम्स, जैसे राष्ट्रकूटाज, चौहमनाज या चौहान जिनको कहते हैं, राष्ट्रकूटाज हो गए, चौहान्स हो गए, पाला डायनेस्टी हो गया, और भी बहुत है, सोलंकी है। ये अलग अलग राजपूत जो ग्रुप आया, ये राजपूत किंगडम्स आए, ये मेडिवल पीरियड के बाद ही आए। मेनी इन्वेजन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इन्वेजन्स का मतलब होता है आक्रमण। मेडिवल पीरियड में ही बहुत सारे बाहरी देशों से आक्रमण हुए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था महमूद ऑफ गजनबी और मोहम्मद ऑफ घोर का। दे प्लंडर्ड इंडिया, मतलब इन्होंने इंडिया को भयंकर तरीके से रौंदा और बहुत बुरी तरीके से
हमला करके लूट मार की। सिर्फ इनका एक ही मकसद था कि हमारे देश के खजाने को लूट के अपने अरब देश को अमीर बनाना है, क्योंकि इनका देश बहुत ही गरीब था। और उस समय हमारे यहाँ पर लोग इतना ज़्यादा सोना पहनते थे, सोने का गोल्ड का यूज़ इतना ज़्यादा होता था कि एक समय में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। और यही चीज़ सुनकर ये लोग लूट मार करने के लिए आए, लाखों लोगों को मार दिया और बहुत सारा धन संपत्ति यहाँ से लूट कर लेकर चले गए। दिस मार्क द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इसके बाद से ही इस्लाम का शुरुआत, इस्लाम का उदय हमारे देश में हुआ। द फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड बाय महमूद ऑफ घोर। ये महमूद ऑफ घोर ने ही पहला मुस्लिम एम्पायर भारत में तैयार किया था। उसी ने शुरुआत किया मुस्लिम एम्पायर का भारत के अंदर। न्यू टेक्नोलॉजी लाइक पर्शियन व्हील इन फार्मिंग एंड स्पिनिंग व्हील इन वेबिंग टेक्सटाइल्स ये आए। ये दिख रहा होगा पर्शियन व्हील, मतलब कुआं से पानी जो भरने का तरीका होता है, इसको पर्शियन व्हील कहते हैं। गाय या एक बैल इसको घुमाता रहता है, ये दिख रहा है, साइड में दिख रहा है, ये घुमाता रहता है और इसमें से पानी भर के, नीचे से पानी भर के ऊपर गिरता है और वो पानी को हम लोग खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनी फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर। बहुत सारे जंगलों को साफ किया गया। और ये नीचे दिख रहा होगा, ये है स्पिनिंग व्हील। ओह सॉरी, ये स्पिनिंग व्हील है जिसमें क्या होता है ना, वो रुई को धागे में कन्वर्ट किया जाता है और फिर धागे से कपड़ा वगैरह बुना जाता है। इसके बाद है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट स्प्रेड इन इंडिया। ये मेडिवल पीरियड में ही है। भक्ति और सूफी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हमारे देश में स्प्रेड हुए। और यूरोपियंस केम टू ट्रेड इन इंडिया। यूरोपियन लोग भी आए ट्रेड करने के लिए भारत में। तो ये सारी चीज़ें मेडिवल पीरियड के शुरुआत में ही हुई और इसके बाद ये सारी चीज़ें कंटिन्यू होती रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन है, हाउ जोग्राफिकल कंडीशन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ पीपल। तो जोग्राफिकल कंडीशन किस तरीके से लोगों के सोशल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट किया, इस चैप्टर में बेसिकली वो चीज़ हमें देखना है। एंड ये जितने भी नोट्स है ये आपके क्लास के लिए नोट्स भी बन सकते हैं। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो और उसको आप आराम से उसको पढ़ के इस पूरे चैप्टर को बहुत ही ईजिली समझ सकते हो। जस्ट एक एक वर्ड को सिर्फ आप ध्यान से सुनो ना, एक कहानी की तरह ये चैप्टर पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो बुक अपने पास में रख लो और इस वीडियो को चलने दो। आपके चैप्टर से बिल्कुल 100% मैच करता हुआ मैंने नोट्स बनाया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बिन क्लियरली सेग्रीगेटेड बाय द नेचर। हम लोग अगर भारत के टोटल एरिया को देखेंगे तो बिल्कुल नेचर से ही, प्राकृतिक रूप से बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है, बहुत ही यूनिक है। और सिर्फ इंडिया को ही हम लोग सब कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि सब एक कॉन्टिनेंट होने के सारे गुण इसके अंदर हैं। जैसे हमारे इंडिया में पहाड़ भी है, बर्फ़ वाला पहाड़ भी है, नॉर्मल बिना बर्फ़ वाला पहाड़ भी है, बड़े बड़े खाई भी हैं, वैलीज़ भी हैं, हिल स्टेशंस भी है, डेजर्ट भी है, सी शोर एरिया भी है, माउंटेन रेंजेस भी हैं, पेरेनियल रिवर मतलब जो हिमालय से निकलते हैं जिसमें 12 महीना पानी रहता है, ईयरली जो पानी से भरे रहते हैं, और नॉन पेरेनियल रिवर जो नॉर्मल पहाड़ों से निकलते हैं जो गर्मियों में सूख जाते हैं फिर बरसात में भर जाते हैं। तो दोनों तरह के रिवर है। हर तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन है, गर्म है, ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। हर तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन से लेकर हर तरीके का लैंडफॉर्म, वैली, माउंटेन, प्लेन लैंड, डेजर्ट, प्लेटू, सब कुछ हमारे इंडिया में हर तरह का वैरायटी मिलता है। इसीलिए इंडिया को हम लोग सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बिन क्लियरली सेग्रीगेटेड बाय द नेचर। इट इज़ अ पेनिनसुला एंड इज़ बाउंडेड बाय ओशन ऑन 3 साइड। तो ये बहुत बार पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, पेनिनसुला किसको कहते हैं? तो पेनिनसुला वैसे जगह को कहते हैं जो 3 तरीके से पानी से घिरा हुआ रहता है। ये दिख रहा होगा हम लोग का इंडिया का नीचे का पार्ट है, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर इंडियन ओशन है। तो ये इंडियन पेनिनसुला है। इसके बाद है द ग्रेट हिमालयन माउंटेन सेपरेटेड
फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एशिया। ये हिमालयन माउंटेन जो है, ये बिल्कुल ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, ये एशिया से इंडिया को सेपरेट कर देता है। द हाई माउंटेन पास अलाउड द आर्यंस टू एंटर द इंडिया। तो ये माना जाता है कि ये जो ऊंचा माउंटेन का पास है, इसी ने आर्यंस को इंडिया में एंटर करने के लिए जगह दिया था। एंड द अरब ट्रेडर्स टू ट्रेड विथ इंडिया सिंस 712 CE। और यही इस या ये जो खैबर पास दिख रहा है, ये अफ़गानिस्तान, काबुल वगैरह, ये अरेबियन कंट्रीज से ये खैबर पास होते हुए यहाँ इसी रास्ते से अरेबियंस इंडिया में आए, ट्रेड करने के लिए आए। लेकिन बट इन 1001 द अरब आर्मी केम टू इन्वेड द इंडिया एंड द इंडियन टेरिटरी थ्रू खैबर पास। तो पहले तो ट्रेडिंग के लिए आए थे, फिर बाद में लूट मार करने के लिए आ गए। लेटर द हुन्स, तुर्क्स एंड मुगल्स इन्वेडेड इंडिया। उनके बाद यही रास्ते से हुन्स हो गए, तुर्क हो गए, मुगल्स हो गए, इन लोगों ने भी इंडिया पर आक्रमण करने के ही माने आक्रमण करने के लिए ही इंडिया में एंटर किया और आक्रमण किया और कई सालों तक राज भी किया। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है दीज पासेस अलाउ द लिंक्स विथ चाइना एंड तिब्बत। तो यही रास्ता जो था, ये जो रास्ता दिख रहा है, यही जो रास्ता था, इसने चाइना और तिब्बत जाने का भी रास्ता दिखाया। एंड बुद्धिस्ट स्प्रेड टू दीज टू कंट्रीज़। और हमारे देश से निकला हुआ जो धर्म है, जिसको हम लोग बौद्ध धर्म कहते हैं, वो चाइना और तिब्बत में इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ। इंडिया हैड ग्रेट रिवर सिस्टम, द इंडस एंड द गैंगीज। दे ऑल्सो प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम लोग सभी को जानते हैं कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ये किस नदी के किनारे शुरू हुआ? उसको हम लोग कहते हैं इंडस रिवर। उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये इंडस रिवर के किनारे ही शुरू हुआ। तो ये जो इंडिया का लोकेशन है, ये बहुत ज़्यादा हर काम को करने में सपोर्ट करता है। द ग्रेट सिटीज़ लाइक प्रयाग एंड कन्नौज केम अप इन द नॉर्दर्न प्लेन। ये बिल्कुल हिमालयन के नीचे, हिमालय माउंटेन के नीचे का जो एरिया है, ये नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली फर्टाइल है, जो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सूटेड है। और उस जगह को, भाई अच्छा जगह है तो कब्ज़ा करने के लिए लोगों में लड़ाई होगी ही होगी, और ये बहुत ज़्यादा हुआ भी। जैसे प्रयाग का एरिया, कन्नौज का एरिया, मेनी वॉर्स वेयर फॉट बिटवीन द किंग्स टू अक्वायर द फर्टाइल लैंड नियर द रिवर। यही कन्नौज और प्रयाग के आसपास के एरिया को कब्ज़ा करने के लिए बहुत दिन तक राष्ट्रकूटास के बीच में, पाला डायनेस्टी के बीच में, और भी बहुत सारे राजपूत के बीच में ये कन्नौज पर ही खाली कब्ज़ा करने के लिए बहुत बार लड़ाई हुआ, जिसको हम लोग ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेगा, आपके टॉपिक में होगा। नेक्स्ट है डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू हैज़ नॉन पेरिनियल रिवर्स सिस्टम एंड ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम। बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में तो पानी का कमी नहीं था, इतना नदी था, लेकिन बीच के बाद से जो नीचे का एरिया है, नर्मदा रिवर के बाद से वो डेक्कन प्लेटू स्टार्ट होता है। वहाँ पर तो पेरिनियल रिवर्स नहीं है, जिसके चलते वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ा ताकि क्रॉप्स को अच्छे से उगाया जा सके। एंड लास्ट टॉपिक, द लॉन्ग कोस्ट लाइन लेड टू द राइज ऑफ न्यूमरस पोर्ट विच फैसिलिटेट द कॉमर्स थ्रू ट्रेड। तो हम लोग का इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, वहाँ पर चारों तरफ से सी एरिया है, जहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह बनाए गए, जिसको सी पोर्ट कहते हैं, और सी पोर्ट ही सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग को, और दूर दूर के कंट्री से ट्रेडिंग करने को सपोर्ट सी पोर्ट ही करता है। चलिए हम लोग ज़रा नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। तो कुछ न्यू, कुछ ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ जो इस समय पर आए। तो वो क्या? टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब होता है नाम। जैसे इन इंडिया, इन एंशिएंट टाइम इंडिया वाज नोन एज आर्यावर्त, लैंड ऑफ आर्यंस, ठीक है। इन बुद्धिस्ट स्टेट इट वाज कॉल्ड एज जम्बूद्वीप। देखिए भारत का नाम कैसे कैसे चेंज हुआ। जम्बूद्वीप का मतलब होता है लैंड ऑफ रोज एप्पल ट्री। लेटर इट वाज कॉल्ड एज भारतवर्षा। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ राजा भरत के चलते इसका नाम भारतवर्ष हुआ। जस्ट हर एक के नाम के पीछे कारण है। आर्यवर्त था क्योंकि उस समय आर्यंस का राज था। जम्बूद्वीप था तो जम्बूद्वीप बुद्धिस्ट लोगों ने
जम्बू द्वीप का नाम रखा था। लेटर इट वॉज कॉल्ड एज भारतवर्षा क्योंकि राजा भरत राज करते थे। देन इट वॉज रेफर्ड एज हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान एक पर्शियन नेम है, इसका मतलब है लैंड ऑफ हिंदूज। रिवर इंडस वॉज कॉल्ड एज सिंधु। हाँ, मैं ज़रा बता दूँ, ये हिंदू और सिंधु के बीच का कन्फ्यूज़न ज़रा दूर कर दूँ। जो इंडस रिवर है हमारे देश का, उसका हिंदी नाम है सिंधु रिवर, याद रखिएगा। इंग्लिश में इंडस कहते हैं लेकिन उसका हिंदी नाम है सिंधु रिवर। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत सारे बुक्स में, हिंदी वाले बुक्स में खासकर, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। एंड पर्शियंस प्रोनाउंस्ड इज इट एज हिंदू। वो लोग सिंधु नहीं बोल पाते थे तो उनके मुंह से प्रोनाउंसिएशन हिंदू निकलता था, इसलिए हिंदू 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 से हिंदुस्तान हो गया, नहीं तो वो सिंधुस्तान हो जाता। अच्छा है। द टर्म हिंदुस्तान वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई मिनहान जे सिराज, एक पर्शियन राइटर था, इसने फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया और उसके बाद से कंटिन्यूसली हिंदुस्तान हिंदुस्तान वर्ड ही पूरी तरीके से पूरे ज़ुबान में आ गया, पूरे दुनिया में लोगों के मुंह पे आ गया। लेटर ऑन ब्रिटिश गिव द नेम इंडिया, इसके बाद फिर से नामकरण हुआ। ब्रिटिश जब आए तब उन्होंने नाम दिया इंडिया, क्योंकि इंडस रिवर के पास था और चूंकि इंडिया का जितना भी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ वो इंडस रिवर के किनारे हुआ, इसलिए इसका नाम इंडिया पड़ गया। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये है सोर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड। तो भाई क्या क्या सोर्सेस मेडिवल पीरियड के हैं वो देखेंगे। एक तो है ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में मॉन्यूमेंट्स आएंगे। ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो एंशिएंट टाइम में बनाए गए थे, जैसे लाल किला हो गया, ये इंडिया गेट हो गया, तो ये बुलंद दरवाज़ा हो गया। ये सारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो बहुत पहले राजाओं ने बनाए थे और वो आज भी मैंने बना हुआ है। तो एक तरीके से ये हमारे लिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है जिसको देख के हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि उस समय का कला क्या था, उस समय के लोगों को क्या क्या चीज़ें आती थी, उस समय के लोग किस तरीके से बिल्डिंग्स वगैरह को बनाते थे, उस समय का डिज़ाइन स्टाइल क्या था। नेक्स्ट है स्कल्पचर। तो ये है स्कल्पचर, ये नेक्स्ट ये स्पेशली इंडिया में बहुत पहले होता था, मॉन्यूमेंट से पहले की बात है। इस समय मिट्टी से या फिर पत्थर से खोद के बिल्कुल इस तरीके का डिज़ाइन बनाया जाता था। ये स्कल्पचर आज भी बहुत सारे हज़ारों लाखों स्कल्पचर्स हैं जिसको आज भी हम लोग स्टडी करके, आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस इसको कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। नेक्स्ट है पेंटिंग्स है। तो ये पेंटिंग है, ये एक तरह का खास पेंटिंग है। इस पेंटिंग को हम लोग कहते हैं तंजोर पेंटिंग। ये तांजोर पेंटिंग है। स्पेशली आपके बुक में लॉर्ड कृष्णा और शिवाजी का पेंटिंग दिखाया गया है, खासकर शिवाजी के फैमिली का। मैंने यहाँ पर कृष्ण जी के पेंटिंग को शो किया है। ये भी तंजोर पेंटिंग है और ये पूरी दुनिया में बहुत माने एक वैल्यू रखता है। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शन ये है, ये लिखा हुआ जो है इंस्क्रिप्शंस है। तो ये उस समय में अलग अलग लैंग्वेजेस में इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे। इसके बाद एक कॉइन्स। तो बहुत सारे किंग्स ने अपने टाइम में कोई गोल्ड का कॉइन चलाया, कोई कॉपर का कॉइन चलाया, कोई आयरन का भी कॉइन चलाया, बहुत बार कोई ब्रोंज का भी कॉइन चलाया। धीरे धीरे उस कॉइन में उनका अपना अपना कुछ ना कुछ साइन या चिन्ह होता ही था। तो इस तरीके से ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, खुदाई के बाद ही मिले हैं कहीं ना कहीं, और जिससे हमारा हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है ताकि हम लोग पास्ट को समझ सकें। चलिए नेक्स्ट वीडियोस की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। वो है लिटरेरी सोर्सेज। बेसिकली लिटरेरी सोर्सेज क्या कहता है? लिटरेरी सोर्सेज तीन है। एक है मैन्युस्क्रिप्ट, दूसरा है इंडिजिनस लिटरेचर और तीसरा है फॉरेन लिटरेचर। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या क्या होगा? तो मैन्युस्क्रिप्ट्स गिव्स अस डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द मेडिवल पीरियड। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर केप्ट इन टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज और विद द रूलर्स। ये मैन्युस्क्रिप्ट जो होता था, जिसको हम लोग ताम्रपत्र कहते थे, उसमें उस समय के बारे में, उस समय राजा कौन था, उस समय का एरिया कितना था, उस समय किस हिसाब से लगान दिया जाता था, लोग कैसे जीते थे, लोग क्या खाते थे, क्या उगाते थे, वो सारे इन्फॉर्मेशंस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखे होते थे। और ये मैन्युस्क्रिप्ट या तो टेम्पल में रहता था या मोनास्ट्रीज में रहता था या फिर रूलर के साथ रहता था। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन बट दे आर नॉट विदाउट लिमिटेशन। प्रॉब्लम ये था
कि ये मैन्युस्क्रिप्ट या तो पत्ते पे लिखे होते थे या फिर किसी कपड़े पर, तो पत्ता और कपड़ा दोनों ही समय के साथ खराब हो जाता था, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करना पड़ता था। तो उस समय ये कॉपी करने के लिए किसी न किसी एक आदमी को रखा जाता था जो जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर हो। तो ये लिखने का जो कला था मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट जो भी कॉपी करता था, ये मैन्युस्क्रिप्ट में इंफॉर्मेशन बार बार चेंज होने का एक ही कारण है कि कॉपी करने वाले को जितना समझ में आता था वो उतना ही कॉपी कर पाता था, क्योंकि उसके पहले वाला किस तरीके से लिखा है वो तो मर गया है, वो तो है भी नहीं। जैसे होता था ना कि कुछ साल के बाद वो मर गया, या वो कॉपी करता रहा करता रहा करता रहा, अब नेक्स्ट जो कॉपी किया उसको जितना समझ में आया वो उतना ही कॉपी कर पाया। इस तरीके से इंफॉर्मेशन समय के साथ चेंज होते चले गए। इट इज़ द कॉपीज विथ हैंड एंड मे कंटेन कॉपिंग एरर। बहुत बार कॉपिंग एरर भी होता है और डिफरेंट भी हो जाता है, ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन होता है उससे थोड़ा सा ये चेंज भी हो जाता है। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ प्रॉब्लम था। फिर भी मैन्युस्क्रिप्ट को हम लोग लेके ये मान के चलेंगे कि आखिरकार अल्टीमेटली बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैन्युस्क्रिप्ट्स ने ही दिया। इसके बाद है इंडिजिनस लिटरेचर। तो ये जो किंग्स होते थे, कोर्ट पोएट्स होते थे, जो मतलब दरबार के जो कवि होते थे वो, और जो स्कॉलर्स होते थे, जो विद्वान लोग होते थे, ये लोग लिखने का काम करते थे। एंड देयर वर्क थ्रोज लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। तो ये लोग पूरा का पूरा जानकारी कहीं ना कहीं लिख कर रखते थे, जिससे पता चलता था कि राजा कौन हुआ, उसके बेटे का कौन हुआ, उसने क्या क्या नए कानून बनाए, उनके कानून से क्या क्या फ़ायदा हुआ, कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितना जीता, कितना हारा, कितना मंदिर बनाया, सारा इन्फॉर्मेशन उसमें लिखा होता था। इसी में जैसे एग्जाम्पल हो गया, कल्हन ने एक किताब लिखा था राज तरंगिनी, बाबर ने एक किताब लिखा था बाबरनामा, और भी है जैसे गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा, अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा जिसमें अकबर के समय के बारे में लिखा हुआ था, और आमिर खुसरो ने लिखा था एक तुगलकनामा, अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था पादशाह नामा। तो इस तरीके से जिसमें शाहजहाँ के बारे में बताया गया था। तो इस तरीके से बहुत सारे इंडिजिनस बुक्स हैं जिसमें किसी न किसी राजा के बारे में या किसी न किसी टाइम पीरियड के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दिए गए हैं। नेक्स्ट है फॉरेन लिटरेचर। तो ये फॉरेन लिटरेचर क्या है? बेसिकली जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते थे वो हमारे कंट्री में आए, घूमे, जो उन्होंने देखा उन्होंने अपने बुक में लिखा। तो जैसे अल बिरूनी हो गया, इन्होंने तारीख अल हिंद लिखा था। मार्को पोलो हो गया, एक वियतनाम के ट्रैवलर थे, ये साउथ इंडिया घूमे और वहाँ इन्होंने वहाँ के लोगों का कस्टम, लाइफस्टाइल, इकोनॉमी, रिलीजन, ये सारा चीज़ लिखा। और उनका एक बुक था ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो, उनके किताब का नाम था। इसके बाद है इब्न बतूता, एक आया था, ये मोरक्कन था, मोरक्को से आया था। इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम था रहला, जिसमें इंडिया के जोग्राफिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में लिखा होता। और नेक्स्ट हो गया एक सर थॉमस रो और विलियम हॉकिंस जब इंडिया में आए थे तो उस समय जहांगीर का शासन चल रहा था। तो इन्होंने भी अपने बुक में इनके बारे में लिखा, जिसमें सेम इंडिया का कंडीशन क्या था, कैसे लोग रहते थे, उसमें क्या हालत था। तो ये सारी चीज़ें जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए, ये लोग जो देखा इन्होंने अपने नज़रिए से इंडिया को डिस्क्राइब किया। तो इस तरीके से हिस्ट्री एक समय से दूसरे समय में चेंज होता चला गया। जाहिर सी बात है, जब राजतरंगिणी लिखा गया था तब का समय कुछ और था। जब अकबर आया था, अकबर के बारे में जो बुक लिखा गया था अकबरनामा, उस समय का समय अलग था। उसके पहले बाबर के बारे में लिखा गया था बाबरनामा, उस समय थोड़ा सा समय अलग था। इस तरीके से समय के साथ इंफॉर्मेशंस, कंडीशंस, सब कुछ चेंज होते चले गए। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को यही पढ़ना है। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसके समरी के बारे में, तो मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्ट्रेचेस फ्रॉम 8 to 18th सेंचुरी। बेसिकली हम लोग इसी चीज़ को मानते हैं। इस पीरियड को बेसिकली किस तरीके से देखेंगे, पॉलिटिकल चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस आए, सोशल चेंजेस आए, एक नया रिलीजन था इस्लाम जो इस समय इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, और इंडिया का ज्योग्राफी बहुत
मतलब बहुत बड़ा ज़बरदस्त बदलाव ज्योग्राफी में देखा गया। भारत का नाम बहुत अलग अलग तरीके से रखा गया। पहले आर्यवर्त था, फिर भारतवर्ष हुआ, फिर हिंदुस्तान हुआ, फिर इंडिया हुआ, फिर ब्रिटिश इंडिया हुआ। इस तरीके से जो लिटरेरी सोर्स थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स थे, उसने इंडिया की हिस्ट्री को दोबारा से तैयार किया। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स ने हमें जैसे कॉइन्स, मॉन्यूमेंट, पेंटिंग, इंस्क्रिप्शन, स्कल्पचर्स, इसने में बहुत सारी जानकारी दी उस समय का। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। आई होप मेरा दिया गया इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।